आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर बड़ा विवाद है। क्या भारत में अंग्रेजी भाषा का होना आवश्यक है? गुड। कॉलोनियल रूल हिंदुस्तान में आया और उसके बाद उनके साथ यूरोपीय भाषाएं भी आई। इससे पहले मुगल, अरेबियन और टर्किश जो लोग आए थे उनके साथ अरेबियन, टर्किश और पर्शियन भाषा भी आई और उस लश्कर को आगे बढ़ाते भारतीय भाषाएं उसमें मिलकर दिल्ली से लखनऊ तक एक नई भाषा पैदा हुई जिसे उर्दू कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक पहचान है और उसके साथ एक जीवन शैली भी जुड़ी होती है, उसके साथ सभ्यताएं भी जुड़ी होती हैं और इसके अलावा कुछ अवधारणाएं भी आ जाती हैं जिन्हें परसेप्शन भी कहते हैं। अंग्रेज़ों के साथ क्योंकि 3 विशेष तौर से यूरोपीय समुदाय के लोग हिंदुस्तान में आए, डच आए, फ्रेंच आए और इंग्लिश आए, लेकिन पांव जमाए इंग्लैंड से आने वालों ने इंग्लिश के साथ। और उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी को भारत के ज़मीन में, भारत के संस्कार में, भारत के जनमानस में एक अपना स्थान बनाया। सिर्फ अंग्रेजी नहीं, एक इंग्लिश वे ऑफ लाइफ जिसमें कुछ यूरोपीय देशों से आए बेहतरीन मूल्य भी शामिल थे। एक ओपन सोसाइटी, छुआछूत से दूर, खुले वातावरण में, और इस भाषा के साथ तर्क और विज्ञान भी भारत के साथ जुड़ा। और इंग्लिश भाषा भी उसी तरह से जैसे अरेबियन, पर्शियन हिंदुस्तान की भाषा में मिलकर और एक नया स्वरूप ले गई, इसी तरह से अंग्रेजी भी हिंदुस्तान के आम आदमी की बोलचाल में शामिल सी हो गई। बहुत अच्छे और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट अंग्रेजी के साथ जुड़े। इनमें आज़ादी से पहले जैसे किंग जॉर्ज मिलिट्री स्कूल्स थे, 5 बनाए थे। इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज आए, जैसे रेलवे के साथ जुड़ा हुआ रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो आजकल IIT बन गए। और हमारे देश के कुछ लोग जो इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, उन्होंने जहाँ वहाँ का समाज जो देखा वो उस भाषा को भी पकड़ गए। उनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। इनमें सबसे ऊपर तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये नाम अग्रणी हैं। इसके अलावा बहुत सारे और लोग भी जो वहाँ से पले और बढ़े थे। एनी बेसेंट का नाम, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम अंग्रेजी भाषा के साथ जोड़ना बड़ा आवश्यक है और लिटरेचर में इनका बड़ा योगदान है। इंग्लिश लिटरेचर का नाम लिया जाए और लॉर्ड मैकाले का नाम ना बोला जाए तो ये एक पाप होगा, अधूरी बात होगी। लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी भाषा को फैलाने के लिए
जो विचार दिए, और सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजी भाषा विरोधी हैं वो सबसे ज़्यादा हल्के शब्द लॉर्ड मैकाले के लिए ही बोलते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। भाषा अपनी है, जैसे हिंदी मेरी अपनी मातृभाषा है माँ की तरह से, और भाषाएं आपस में बहन होती हैं। माँ की जितनी इज्जत करते हैं उतनी मौसी की भी करनी चाहिए, माँ की बहन है। और रीजनल लैंग्वेजेस जितनी हैं, जैसे तेलुगु है, जैसे द्रविडियन भाषा है, कन्नड़ है, बंगाली है, इस तरह सभी भाषाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और ये एक दूसरे से आदान और प्रदान करती हैं। इसलिए भाषाओं को और भाषा को प्रचारित और प्रसारित करने वाले लोगों का कभी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। भाषाएं कभी खराब नहीं होती, जहाँ खराबी होती है लोगों के विचारों में होती है। भाषा विचार नहीं देती, भाषा तो एक माध्यम है एक्सप्रेशन का। लैंग्वेज इज सिंपल ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, a medium of living, a medium of shape. हिंदुस्तान का विकास, the development story of India simply does not rest on the imposition of English, but it has its roots in intelligent adaptation of English language. भारत ने बहुत होशियारी से अपनी भाषाओं को बचाते हुए बिना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषा को मार्जिनलाइज किए हुए इंग्लिश का जिस तरह से अडेप्टेशन किया, ख़ास तौर से लॉजिक, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, जर्नलिज्म, जुडिशरी के साथ बहुत ही इंटेलिजेंटली विदेशी भाषाओं, पहले कोर्ट केसेस में उर्दू ही ज़्यादा शामिल थे, आज भी मेन जो भाषा है उसमें उर्दू अपने आप शामिल हो जाती है। जैसे बोले जाते ताजे हिंद, धारा 302, ताजे हिंद, ये सुंदरता है किसी क्षेत्र की कि वो कितना अडेप्ट कर जाता है, कितना अडॉप्ट करता है। अनुकूलन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और जीवधारियों में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अडेप्टेशन और अडॉप्शन दोनों चीज़ें एनवायरनमेंट के साथ जो बदलते प्रवेश के साथ बदल जाते हैं वो सर्वाइव करते हैं। भाषाओं के साथ भी यही है, जीवन धारा के साथ भी यही है, जो अनुकूलन कर जाते हैं इंटेलिजेंटली विदाउट मार्जिनलाइजिंग देयर ओन इंडिविजुअलिटी, अपने खुद की भाषाओं को, अपने खुद के व्यक्तित्व को बिना बहुत कुछ खोए अगर भाषा को अडॉप्ट कर जाते हैं तो ये कमाल की चीज़ है और हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी तरह से सीखी भी और लागू भी किया। इस टॉपिक को चुनने से पहले मुझे एक बात का पता था, कुछ लोग जिन्होंने तर्क और विज्ञान की सोच को किनारे रखा हुआ है, वो बात ही नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन सच ये है कि विदेशी सभ्यताएं जो भारत में आई और उनके साथ उनकी भाषा, उनकी कल्चर, उनकी आदतें, उनके फोकलोर्स, उनके गीत संगीत सब कुछ आया और जो हिंदुस्तान ने बहुत ही होशियारी से अपने
जीवन में अडेप्ट कर लिया, ये कमाल की चीज़ थी। और इंग्लिश के साथ हिंदुस्तानियों ने जो विकास की सीढ़ी में अपना योगदान दिया, उसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। हाँ, जो लोग एक विशेष बात के बाद लगभग खिड़की और दरवाजे बंद ही कर लेते हैं, सुनना ही नहीं चाहते, उनको हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ हो इस बात से। अंग्रेजी का नाम लेते ही जैसे उन्होंने जो अवधारणाएं बनाई हुई हैं वो धरातल पर आ जाती हैं। सबसे पहले उनको डेटा को, तथ्य को और भाषाओं को बोलना सीखना और गहराई तक समझना जरूर चाहिए। सबसे पहले हम इस टॉपिक को ब्रेक कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े बांट कर देते हैं। अंग्रेजी ने भारत के विकास में मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव यानी बदलाव, परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भूगोलिक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये 4 ऐसे बिंदु हैं, और भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण ही ले लें। जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो आज हिंदुस्तान में, जिसका मज़ा आ गया है, लोगों को चस्का लग गया है प्रजातंत्र का। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स हैं, वो ये यूरोप की जो क्रांति आई उसकी देन है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने संवैधानिक प्रणाली जो अपनाई, ये विचार भी अंग्रेजी के साथ ही जुड़कर और लिपट कर आया है। हम एक एक पहलू को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक पहलू को लेते हैं और आर्थिक के साथ जो भौगोलिक परिदृश्य है उसके बारे में बात करेंगे। 1990 के दशक में नई कंसेप्ट आई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, LPG जिसको कहते हैं। और दुनिया एक गांव है, ग्लोब इज ए विलेज, ये कंसेप्ट आई। और इसके साथ दुनिया का काम भी आया और एक नया सेक्टर बहुत बड़ा पैदा हुआ और हिंदुस्तान ने उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ और हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े IPO, BPO आए, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, और उस साथ KPO, कॉल सेंटर्स बहुत आए। हिंदुस्तान की कुछ बड़ी कंपनियां भी बन गई इस तरह से, जिनका स्पेक्ट्रम ग्लोबल हो गया, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS, इनका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने बाहर जाकर भी काम किया और विदेशों के एम्प्लॉय भी रखे। विदेशों की बहुत सारी कंपनी हिंदुस्तान में आकर अपने ऑफिस खोले और इनमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हैं, इंटेल है, फेसबुक है, गूगल है, इंटेल है, बहुत सारी कंपनी। क्योंकि विदेशों में जब इंटरनेट के साथ जुड़ गए, इंटरनेट का मतलब दुनिया एक साथ वर्ल्ड वाइड वेब बन गए, www, और काम भी जाने लगा। 2 बातें यहाँ मैं विशेष बताना चाहूँगा। हिंदुस्तान के पूरे अब GDP में सर्विस सेक्टर का योगदान 60% है। अब हम खेती पर निर्भर करने वाले देश नहीं हैं, मैन्युफैक्चरिंग से भी बड़ी अब सर्विस सेक्टर हो गया, इसके बगैर काम नहीं चलता। और हुआ क्या, विदेशी कंपनियों को भी मज़ा आ गया कमाने में, क्योंकि यहाँ पढ़ा लिखा और बढ़िया काम करने वाला बहुत सस्ता टेक्नोक्रेट था, और जो काम वहाँ पर 1 रुपये में होता था वो काम यहाँ 10 पैसे में अगर होता है तो कौन अपनी कंपनी में फ़ायदा, क्योंकि कंपनी का मतलब मुनाफा तो लेना होता ही है। तो और यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई, रोज़गार पैदा हुए, और यहाँ से लोग जो ख़ास तौर से अंग्रेज़ी से पढ़े हुए लिखे लोग और विशेष तौर से टेक्नोक्रेट हैं, वो हिंदुस्तान के आदमी
दुनिया जानती है। इंडियन ब्रेन इज साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल, ये तो जानते हैं। अकाउंट्स में हम बहुत अच्छे हैं, से हमारे सीए धमाका करते हैं जो भी विदेश में जाते हैं। डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक रिलेशनशिप पैदा हुई और उस रिलेशनशिप का नतीजा हुआ बहुत बड़े बड़े महानगरों में तब्दील हो गए सर्विस सेक्टर। इसमें बेंगलुरु सबसे पहले धमाका किया, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, ये दुनिया के नक्शे के ऊपर आ गए और ये चमचमाते शहर नज़र आने लगे। कहीं मिलेनियम सिटी हो गया, कहीं साइबर सिटी हो गया। इस तरह से हिंदुस्तान में नई सोच, नए मार्केट और इनके साथ रोज़गार के अलावा बहुत खूबसूरत मार्केट भी पैदा हो गए, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आ गया। एक जीवन शैली भी बदली, हाई राइजेज भी आ गए, सोसाइटीज़ भी आ गई, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में लोग रहने लगे। यानी जैसे विदेश एक में लोग रहते थे, सपनों में रहते थे, उसी तरह की चमचमाती गाड़ियाँ यहाँ घूमने लगे। उसी तरह के हमारा जीवन शैली, एक बेहतरीन जीवन शैली में लोग रहने लगे। इसका एक बड़ा आधार है इस आर्थिक आज़ादी, संपन्नता और भौगोलिक दुनिया के भौगोलिक परिदृश्य के साथ झूला झूलने वाली हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 8%, 9% की स्पीड से ग्रो भी करने लगी। इसका कारण सबसे बड़ा अगर कोई माना जाता है, सच बात यह है, वो अकेला एक अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज का एक और बड़ा काम है और वो है नेशनल इंटीग्रेशन का, देश को इकट्ठा रखने का काम। जम्मू कश्मीर में उर्दू बोली जाती है, पंजाब में ज़्यादा पंजाबी है, हिंदी की सिस्टर लैंग्वेज है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये जो हिंदी बेल्ट है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में उड़िया, तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटक कन्नड़, मलयालम, कहीं मराठी, कहीं गुजराती, बहुत सारी भाषाएं। 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं और हिंदी राष्ट्रभाषा जैसे मान रखें। ऐसी कौन सी भाषा है हिंदुस्तान में जो सारे देश में अक्रॉस द स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर द साउथ तक, वेस्ट ईस्ट, हर जगह बोली समझी और जानी जाती है, वो है अंग्रेजी भाषा। और अगर आपके 4-5 ऑर्गन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनमें जुडिशरी ले लें आप, कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ज़्यादातर बड़ी भाषा अंग्रेजी है। देख लें आप, डिसीजंस भी देख लें उस तरह से। और जो बहुत सीनियर एडवोकेट्स हैं और जजेज हैं, उनकी भाषा भी देख लें। एग्जीक्यूटिव में, ब्यूरोक्रेसी में जितने ऑर्डर्स आते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स में, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, उसमें देख लें आप ऑफिसर्स। सच बात यह है, अंग्रेजी भाषा कटिंग एज देती है। रिसर्च के जितने पेपर्स देख लें जो गुड क्वालिटी के हैं, कौन सी भाषा में हैं, आप ही उत्तर दे दीजिए। लेजिस्लेचर में भी, पार्लियामेंट में जो बेहतरीन भाषण और रिकॉर्डिंग जो होती है, उनको सुन लें। बैंकिंग सिस्टम में देख लें आप लोग, चार्टर्ड अकाउंट्स जो काम करते हैं, उनकी भाषाएं देख लें। इनकम टैक्स में देख लें। और जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं, जो फोर्थ एस्टेट जिसको कहते हैं, वो देख लें। और सोशल मीडिया पर भी जितने बेस्ट आर्टिकल्स और बेस्ट स्पीचेज जो आई हुई हैं, उनको देख लें। यानी क्वालिटी के साथ कुछ अपवाद छोड़कर अंग्रेजी भाषा का योगदान है। और जिसको सब स्वीकार करते हैं, कोई रसिस्ट ही नहीं करता। कहीं पर चले जाओ
तो हिंदुस्तान में हर परिदृश्य में आपको एक भाषा नज़र आएगी और वो है इंग्लिश। इसलिए इसे लिंक लैंग्वेज की तरह से काम करने, वर्किंग लैंग्वेज की तरह से काम करने के लिए, और एक वर्ग विशेष के लिए इलाइट कहते हैं, बस वो सब बना लिया पता नहीं किस तरह से वर्ग विशेष के लिए कि इसके साथ एक्सप्लॉयटेशन जुड़ी हुई है। एक्सप्लॉयटेशन दिमाग से होती है, भाषा से नहीं होती। भाषा बड़ी कमाल। और लाइब्रेरी में कहीं पर भी चले, जो बेस्ट कलेक्शन है उसका सेक्शन देख लें आप लोग, वो अंग्रेजी भाषा के। फिर मैं कहता हूँ भारतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको ग्रो करने देना चाहिए, उनको मार्जिनाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रभाषा का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को छोड़ मत देना, क्योंकि ये हिंदुस्तान के अंदर एक इंटर रिलेशनशिप का, इंटर लिंकेजेस का और प्रशासन का और क्वालिटी का भी एक नाम है जिसे अंग्रेजी भाषा कहते हैं। अगला एक पहलू आता है ग्लोबल सॉफ्ट पावर। ये सॉफ्ट शब्द बड़ा कमाल का हो गया। सॉफ्ट मनी, सॉफ्ट पावर, विनम्रता के साथ। अब एक बात कही जाती है बार बार, अगर आप यूएनओ का सारा स्ट्रक्चर दें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO का देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितने हमारे डिप्लोमेट्स बाहर जाते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में और दूसरा, वो वर्ल्ड फोरम में आपस में बहस करते हैं। डिप्लोमेसी जहाँ काम करती है तो भाषा कौन सी काम आती है? या तो आपको इंटरप्रेटर रखने पड़ेंगे जो इंटरप्रेट करते हैं, नहीं तो अंग्रेजी भाषा है, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे यूके हो, इंग्लैंड हो, USA हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी भाषा गई और दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र में उनका प्रभुत्व रहा और बाद में बड़ी फैली। खास तौर से जब से इंटरनेट आई उसके बाद इंग्लिश ज़्यादा फैल गई। इसलिए इंग्लिश इज़ वर्किंग एज ए सॉफ्ट पावर। डिप्लोमेसी की एक भाषा होती और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अंग्रेजी भाषा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। आप ये देखिए कितने ऐसे देश हैं जिसमें दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, संख्या बहुत थोड़ी रह जाएगी। इसलिए अंग्रेजी का प्रभुत्व भी है। और एक और बड़ी बात, किसी का जिक्र किए बगैर अकेली एक अंग्रेजी के बारे में सोचना। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ए लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवसर, बहुत सारे जितने अवसर हैं जो इस भाषा के साथ जुड़े हुए हैं, और रोज़गार इस भाषा के साथ जुड़े हैं। चाहे आप किसी प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हो, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लीगल में, सोशल अवेकनिंग में, समाज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आपको जितने भी दर्शन के साहित्य हैं, जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जितने ग्रोथ के मॉडल्स हैं, और अब क्योंकि आप नई चीज़ें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना काम है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना काम हुआ, BPOs का आया, ये सारे के सारे जो पैटर्न नए आ रहे हैं, इनकी रिसर्च कहाँ से आ रही है, लॉजिक कहाँ से निकल कर आ रहा है, और जो जनमानस को एक पहिया दे रहा है, एक विकास का पहिया, और उसके पीछे भाषा क्या कहाँ से आ रही है, वो सीधा है इंग्लिश लैंग्वेज। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप 25 बड़ी कंपनियां देख लें, उनके ओनर और उनका काम मेजॉरिटी किन लोगों के पास है और किस भाषा में होता है, इसी से पता लग जाता है कि भाषा में ताकत है रोज़गार देने की, भाषा में
ताकत कम्युनिकेशन के अलावा अपॉर्चुनिटीज़ का एक रास्ता देती है। और इंटरनेशनल अगर एक्सपोजर और अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो कहीं चारा बच जाता है। इंग्लिश भाषा सीखनी ही सीखनी पड़ती है, और सीखनी नहीं, प्रोफिशिएंसी लानी ज़रूरी है। इसके साथ टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट भी जरूरी। हमारी अपनी कोटेशंस कुछ देख लें। हम बार बार बोलते हैं डिजिटल इंडिया, हम बार बार बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम बार बार बोलते हैं न्यू स्टार्टअप्स। डिजिटल इंडिया है क्या, किससे जुड़ा हुआ चीज? अब ये कहने कि हिंदुस्तान का आदमी जो माउस के ऊपर काम करता है वो धमाका करता है, ये सारी चीजें मीडिया के ऊपर बेस्ट मटेरियल। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जैसे गूगल करते हैं, चैट जीपीटी है, ग्रोक है, डीप सीक है, मटेरियल किस चीज़ में अवेलेबल है? इंग्लिश लैंग्वेज में। सो नॉलेज इकोनॉमी अगर आपने बनानी है तो इंग्लिश का बेस अगर मजबूत है तो आप एक प्लेटफॉर्म पे ही आ जाते हैं। और नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, नए काम आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो। आप ये देखिए, दो काम, ओला है, उबेर है, सिर्फ क्या थे? एप्लीकेशंस ही तो थे। इवन जो हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, ये सारा का सारा मीडियम जो कंपनियां हैं वो कहाँ से आई हुई है? और कोशिश ये बोलते बोलते बहुत सारे शब्दों का जो सहारा लिया जाता है, जो विचार हैं वो कहाँ से आए हैं वो आपको पता है। अपनी भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन सच बात ये है, नॉलेज इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ और दुनिया के साथ चलने का अगर आपने सोचना है तो अंग्रेजी भाषा जरूरी है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कानून का है। हमारा पूरा संविधान है, उसके आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे दुनिया के, खास तौर से वेस्ट के संविधान हैं, उनके बेहतरीन बातें हैं वो हमारे संविधान में लाए। डेमोक्रेसी की कंसेप्ट है, ये वहाँ से ही आई। और इसके अलावा रियल टाइम में और आज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में और जुडिशरी में जो यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है, उसका आधार है वो इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन इन जुडिशियल सिस्टम है। और ये स्वीकार्य भी है, एक्सेप्टेबल। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्षेत्रीय भाषा और भारतीय भाषाओं में उनकी इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। जो लोग बोलते हैं उनकी भाषा में वो बात समझ भी आनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में जो लिगेसी है पीछे, उसकी सारी की सारी रिसर्च लिटरेचर वो अवेलेबल मेजोरिटी में इंग्लिश लिए। इसलिए क्षेत्रीय भाषाएं ज़रूरी हैं, लेकिन अंग्रेजी को छोड़ मत देना, वो उससे भी ज़रूरी है। कुछ लोग ज़रूर ये कहते होंगे कि जो आज जो भ्रष्टाचार है वो इस लिगेसी का परिणाम है जो हमने ब्रिटिशर्स के साथ इनहेरिट किया ना। आप ये देखिए, शहरों में एनक्रोचमेंट विदेश से नहीं करते, गंदगी जो लोग फैलाते हैं विदेश से आके कोई नहीं फैलाते। ये बात दिमाग में होती है। एक प्रॉपर अगर संस्कार और संस्कृति से ताकतवर अगर आप दिमाग पैदा करते हो तो उनके कम भ्रष्ट होने के अवसर हैं। और ये जो लिगेसी है ये हमारे समाज के ताने बाने में जो चीज़ें हैं उनसे प्रभावित होती है। एक उदाहरण देता हूँ, दहेज की प्रणाली का प्रभाव कहाँ नहीं पड़ता, और इसमें कोई अंग्रेजी का तो योगदान नहीं है। अगर महिला उत्पीड़न और शोषण की बात होती है उसमें अंग्रेजी का तो कोई योगदान नहीं है। ये
अंदर की बीमारियां हैं। इसके लिए भाषा को दोष देना गलत है। एक ज़रूर बात कहते हैं, इलाइट ग्रुप आ गया और उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन है। अरे दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक कमाऊ, एक शोषक, एक शोषित, एक कमेरा, एक लुटेरा, एक दबाऊ, एक कमाऊ। कब नहीं था, कब नहीं होगा। आप किस तरह से रहते हैं, कैसी सोच है, उसी वर्ग में फिट हो जाते हैं। इसमें भाषा का कोई योगदान नहीं है। और यहाँ पर भी कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो आई वो कमाल की थ्योरी थी, और उसने यूरोप को बदला, वो भी तो वहीं से आई थी। इसलिए हमें एक बहुत खूबसूरत और प्यारी भाषा जो इंग्लिश मिली है, इसके साथ न्याय ज़रूर करना चाहिए, विवेक से बात करनी चाहिए, और हमको अपनी वैज्ञानिक सोच बनाए रखनी चाहिए। हमें विशेष तौर से हमारे जो पूर्वज हैं उनका धन्यवाद देना चाहिए। और लॉर्ड मैकाले ने एक बहुत बड़ा काम किया था, जो हिंदुस्तान को इंग्लिश भाषा जैसी भाषा दी। उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, सैल्यूट। मेरा ख्याल है बहुत है। मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।